और जो बड़े पत्रकार हैं शायद इस बातों को ना देखें ना या फिर ना दिखाना चाहें, और शायद कहीं गरीब की बात होती है तो हमें दिखाना, और हिंदू भारत इस चीज़ों को आपने देखा होगा हमेशा गंभीरता से लाता भी। जब गरीबी और एक ख़राब किस्मत एक साथ मिल जाती है तो किस तरह से किसी बच्चे या किसी बच्ची की या किसी महिला की आबरू भी लुट जाती है। जब वहाँ गई तो वहाँ कोई बर्थडे पार्टी नहीं था। मेरे को रूम में ले जाकर बंद कर दिए। छोटू बाहर से बंद किया, उसके दोस्त जो था छोटू वो बाहर से बंद कर दिया और बाहर से वो वीडियो बनाने लगा और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगा। वीडियो को धमकी दे के मेरे साथ 10 महीने तक वही बलात्कार किए, ज़बरदस्ती किए, मारे पीटे, धमकी दिए। आप मुझसे शादी करो, आप लड़ोगी तो मैं आपका साथ दूंगा, अब जैसी स्थिति में रहोगी मैं आपका साथ दूंगा। पैसे के पावर से न्याय को दरकिनार किया जा रहा है। ये भी इस शहर की बेटी है, तो आप अपनी पारी का इंतजार न कीजिए। रोता है हमारा सिस्टम और रोता है हमारा समाज, क्योंकि यहाँ पे देखने वाले, यहाँ पे करने वाले नहीं है, यहाँ पे आवाज उठाने वाले लोग नहीं हैं। अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक झोपड़ी है और काफ़ी छोटी सी झोपड़ी है, 2 कमरों का घर है। और मैं यहाँ पर इसलिए यहाँ पर अभी आया हुआ हूँ क्योंकि ये जो बातें हैं ये शायद जो बड़ी मीडिया है और जो बड़े पत्रकार हैं शायद इस बातों को ना देखें ना या फिर ना दिखाना चाहें, और शायद कहीं गरीब की बात होती है तो हमें दिखाना, और हिंदू भारत इस चीज़ों को आपने देखा होगा हमेशा गंभीरता से लाता भी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। आप मेरे सामने देख रहे होंगे एक छोटी सी मतलब एक दादी हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं। बताना चाहूँगा कि आज की जो कहानी है जिसमें जो गुनाह हुआ है एक लड़की के साथ पे, उनके साक्षात गवाह ये दादी हैं, क्योंकि ये उन्होंने कभी उस बच्ची को पाला था बचपन में जब वो अनाथ थी। आज वो बच्ची इनको पाल रही है। चलिए उनसे भी मिलाऊंगा, आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि किस तरह से जब गरीबी और एक ख़राब किस्मत एक साथ मिल जाती है तो किस तरह से किसी बच्चे या किसी बच्ची की या किसी महिला की आबरू भी लुट जाती है और उसकी किस्मत किस कदर ख़राब हो जाती है, और किस तरह से हमारा जो देश है और इस देश का जो लोकतंत्र है उसमें किस तरह से गरीबों की और गरीबी की हत्या की जाती है पैसों के दम पे, उसकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगा। चलिए मिलाता हूं मैं उस लड़की से जिसके साथ अन्याय हुआ है। आज भी वो अपने न्याय के लिए भटक रही है, दर दर की ठोकर खा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ का करप्ट सिस्टम है और जो यहाँ के पूंजीपति हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उस न्याय को अपने पैसे की ताकत में दबाने का मादा रखते हैं और हौसला रखते हैं। अभी मैं इस झोपड़ी पे हूँ और यहीं से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, यहीं से बताना चाह रहा हूँ। मैं उन्हीं के साथ पे हूँ। मैं इनका नाम आपको बताना चाहूँगा, इनका नाम इनकी मर्ज़ी से पूछ के बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं जो एक बातें आती हैं कि कहीं ना कहीं उस महिला या उस लड़की का नाम सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। लड़की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब ये अपराध हुआ था तब इनकी शादी नहीं हुई थी, आज इनकी शादी हो चुकी है। तो इसके पीछे की भी कहानी है वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन चलिए इनका नाम इनकी मर्ज़ी से मैं ले रहा हूँ। इनका नाम जो निक्की मानिकपुरी है, और आपको बताना चाहूँगा कि जब ये पैदा होती हैं तो लगभग 3 से 4 साल बाद इनके पिताजी का देहांत हो जाता है और इनकी जो मम्मी होती हैं वो उनको छोड़ कर चली जाती हैं, और गरीबी का साया वहीं से स्टार्ट होता है और वहीं से स्टार्ट होता है विपत्तियों का समय। इसके बाद में किसी तरह से इनकी जो सौतेली माँ हैं, जिनसे मैंने आपको पहले मिलवाया था, इनको पालती हैं और उस माँ की देखरेख करने के लिए ये गाँव से आती हैं शहर की ओर कि चलिए माँ ने मुझे इतनी साल तक पाला है, तो चलिए अब मेरी बारी है, मैं अपनी माँ की सेवा करूँगी और मैं उन्हें पालूँगी। और इसी बीच पे जब ये इस शहर पे आती हैं तो वहाँ पर एक लड़का है, उस लड़के का क्या नाम है? आशीष दुबे। आशीष दुबे नाम का एक शख्स से मुलाकात होती है जो इनसे कहीं ना कहीं बहला फुसला करके इनका शारीरिक शोषण करता है। और इसके बाद जब ये बात इनको पता चलती है कि वो जो शख्स है वो 3 बच्चों का बाप है, तो कहीं ना कहीं पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और ये जाते हैं शासन के पास में, थाने पे जाती हैं कि चलिए अब हमको न्याय मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के द्वारा मेरा बलात्कार किया गया है और बहला फुसला करके ऐसा किया गया है। लेकिन इसके बाद से ही विपत्तियों का दौर स्टार्ट होता है और पूंजी के दम पे और पैसे के दम पे किस तरह से न्याय को दबाया जाता है, इन्हीं के मुँह से सुनते हैं हम। क्या क्या हुआ था संक्षेप में थोड़ा बताएंगे? 26 जनवरी 2021 को आशीष दुबे ने दोस्ती के नाते मेरे को अपने दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी के नाम से लेके गया और वहाँ कोई बर्थडे पार्टी नहीं था।
वहाँ मेरे से पहले ये भी बोले थे कि नहीं मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं, उनके गर्लफ्रेंड लोग भी आ रहे हैं, आप भी चलो मेरे साथ। जब वहाँ गई तो वहाँ कोई बर्थडे पार्टी नहीं था। मेरे को रूम में ले जाकर बंद कर दिए, छोटू बाहर से बंद किया, उसके दोस्त जो था छोटू वो बाहर से बंद कर दिया और बाहर से वो वीडियो बनाने लगा और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगा। उसको मैं बार बार मना भी की, फिर भी वो नहीं माना। ब्लीडिंग भी हुआ था उस समय, उसको बार बार मना करने के बावजूद भी वो नहीं माना। जब वहाँ से जब मैं निकली तो वहाँ से चलिए, भावुक होने की जरूरत नहीं है। अगर इस करप्ट सिस्टम से लड़ना है ना और ऐसे लोगों से लड़ना है तो कहीं ना कहीं हिम्मत होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे कि मुश्किल से ये 10 बाई 15 का एक मकान है, झोपड़ी है, जिस पे ये रह के अपना गुजर बसर करते हैं। और कैसे लड़ पाएंगे इस सिस्टम से जो यहाँ पे पैसे के दम पे अपने न्याय को बदलने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं। इसके बाद क्या हुआ तो बताइएगा। इसके बाद वो लगातार मतलब वीडियो बना लिए थे, तो लगातार वीडियो को धमकी दे के मेरे साथ 10 महीने तक वही बलात्कार किए, ज़बरदस्ती किए, मारे पीटे, धमकी दिए। और उसके बाद जब मेरे को उसका अफेयर के बारे में पता चला, जो 2 लड़की और थी, एक उराइन थी और एक मियाइन थी, उसके बारे में, तो मैं उनको बोली कि आप मेरे से शादी करो। तो वो बोले कि नहीं, मैं 3 बच्चे का बाप हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, तुम जाओ यहाँ से। तो मैं बोली मैं जाऊँगी थाना में। तो वो बोले कि थाना में तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वहाँ मेरी भाभी रहती हैं। तो फिर मैं वहाँ नहीं गई। उस दिन भी रात को मेरे साथ वो ज़बरदस्ती किया कृषि उद्यान की ऑफिस में। उसके दूसरे दिन मैं 29 को गई, मैं झुमका, वहाँ मैं जहर खाई थी और 3 से 4 घंटे के लिए खाली बेहोश हुई थी मैं। उसके बाद जब मैं अपने दीदी के यहाँ आई ढरा टुकड़ा में, मेरे भाई लोग को पहले पता चल चुका था, तो वहाँ मेरे भाई लोग पहले पहुँच गए थे। तो वहाँ से मेरे को घर लेके आए मेरे घर वाले। फिर मेरे से पूछे कि बेटा क्या हुआ, तुम जहर क्यों खाई थी? तो मैं उनको बताई कि मेरा वीडियो रखा है आशीष दुबे और वो वायरल करने का धमकी दे रहा है। इस कारण से मैं आप लोग को नहीं बताई थी कि मतलब वो वीडियो रखा है, वो मेरे को धमकी दे रहा है और मेरे से शादी नहीं करेगा। तो बोले चलो तुम थाना चलो, वहाँ रिपोर्ट लिखाना। 1 अक्टूबर को मैं अपने चाचा के साथ आई थी, चाचा मम्मी के साथ थाना में। तो वहाँ चाचा मेरे चले गए थे, मम्मी और मैं थी। तो वहाँ पे ये हुआ कि मेरे को अंदर बुलाया गया और अम्बा साहू जो मैडम थी, वो जो आशीष के भाभी हैं उनको बुलाए। उसके बाद वो रंभा साहू और उसकी भाभी अंदर गए केबिल में, वहाँ कुछ बात किए। उसके बाद रंभा साहू बाहर आती हैं और मेरे को बोलती हैं कि उसकी भाभी बुला रही है, अब जाओ अंदर। उसके भतीजा और उसकी भाभी अंदर थे। वो मेरे को बोले कि बेटा वो तो पागल है और 3 बच्चे का बाप भी है, उसका रांची से दवाई चल रहा है, उसके साथ तुम नहीं रह पाओगी, इसलिए तुम पैसा ले लो मेरे से और चले जाओ। उसके बाद ये जाती है झुमकाबाद पे, सुसाइड करने की कोशिश करती हैं। एक सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं जहर खा के, उस पर सफल नहीं हो पाती। दूसरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हैं फिर से पानी में डूब के। लेकिन उस समय पे ही मैं आपको बताना चाहूँगी, जो शख्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये उनको देखते हैं कि ये लड़की किस विचित्र अवस्था में कैसे घूम रही है। यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं, इनके द्वारा पूरी बातें बताई जाती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है। तो ये फिर उनसे शादी करते कि चलो आपके साथ गलत हुआ है, मैं आपके साथ शादी करूंगा, आपको मरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा जज्बा बहुत ही कम देखने को मिलता है। दिक्कत हुई थी जब घर में शादी के बाद आपने बताया था? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा मुझे, क्योंकि इस लड़की को गलत ना होने के बावजूद भी गलत ठहराया जा रहा। और मैं इनकी पूरी आप बीती, दूसरा सुसाइड करने गई तो ये मुझे पूरी अपनी आप बीती बताई। और जब मैं इनकी आप बीती सुना तो मुझे तो एक कहीं से भी गलत नहीं लगी। ये केवल इनके साथ गलत हुआ है, ये गलत कहीं से भी नहीं है। ये एक ओरिजिनल हिंदुस्तानी लड़की है, नारी है, जो अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए लड़ रही हैं। ये सब मुझे बताई, तब मैं इनके सामने प्रस्ताव रखा, आप मुझसे शादी करो, आप लड़ोगी तो मैं आपका साथ दूंगा, अब जैसी स्थिति में रहोगी मैं आपका साथ दूंगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो आरोपी के जो भाभी है, जिसका नाम बताया जा रहा है, क्या नाम उनका?
उसका नाम नहीं पता है, लेकिन पुलिस में है वो। कौन से थाने पे है? ये बैकुंठपुर कोतवाली। उसके द्वारा लगातार आरोपी के द्वारा बोला जाता है कि मेरी भाभी थाने पे हैं, तुम क्या करोगी, तुम एक गरीब लड़की हो, तुम क्या कर लोगी, मेरी भाभी थाने पे हैं तो मैं कहीं ना कहीं से मैं बच जाऊंगा, अगर तुम थाने पे जाती हो तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल करूंगा। ये सब बातें आरोपी के द्वारा कही जाती हैं और लगातार शोषण किया जाता है। इसके बाद एक चीज़ और बताना आपको चाहूँगा कि उस आरोपी को थाने पे इनको ये बोला जाता है कि वो पागल है। अगर वो पागल है तो शासकीय कार्य कैसे कर रहा है, उसे या तो रांची पे होना चाहिए या किसी मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। एक व्यक्ति जो पागल है वो शासकीय कर्मचारी कैसे हो सकता है, ये बात तो समझ के परे है। और इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल समझ में आता है कि पैसे के पावर से न्याय को दरकिनार किया जा रहा है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला और एक उनकी बच्ची रहती थी। तो आप समझिए कि इनके पास इतने ताकत नहीं थी, इनके पास इतनी जानकारी नहीं थी कि हम कैसे करें, क्या करें। तो ज़बरदस्ती और बलपूर्वक और डरा धमकाकर इनसे सहमति पत्र भी साइन करा लिया जाता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे ही पुलिस वालों को पता चलता है कि जो हमारे साथ जो व्यक्ति हैं, जो उनके पति हैं, उन्होंने उनको सहारा दिया है, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो उनके भाई को भी किसी मामले में फंसा के अंदर डाल दिया जाता है कि चलिए अगर आप सच का साथ देंगे तो हम आपको फंसाएंगे और आप जब तक नहीं टूटेंगे ना तब तक हम आपको फंसाते रहेंगे। और हम भी देखते हैं कि इस हमसे और इस शासन से और इस न्याय व्यवस्था से न्याय कैसे पाते हैं। तो चलिए एक अपील करना चाहता हूँ यहाँ के लोगों से, आप हर जगह पे जाके कभी कैंडल मार्च करते हैं तो कभी बड़े बड़े बैनर पोस्टर छपाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैंडल मार्च करते हैं। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले भी कैंडल मार्च ही हो रहा है। तो ये भी गाँव की बेटी, ये भी इस शहर की बेटी है। तो आप अपनी पारी का इंतज़ार ना कीजिए। आप अगर सच में एक समाज का हिस्सा हैं और सच में अगर बेटियों की इज्जत की रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें देश पे आगे बढ़ाना चाहते हैं और उन्हें समाज में एक स्थान प्रदान करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए खड़ा होइए। और सभी बुद्धिजीवियों से अपील करता हूँ कि आप भी आगे आएँ और ऐसे लोगों के साथ जाएँ जिनके साथ गलत हो रहा है। अगर आपका साथ नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति हैं ज़्यादा दिन तक खड़े नहीं रह पाएंगे और कहीं ना कहीं ये टूट जाएंगे इस व्यवस्था से। और ये हार इनकी नहीं होगी, ये हार हमारी होगी और ये हार समाज की होगी। चलिए आशा करता हूँ ये जो बातें हैं यहाँ के जो एसपी सर के पास जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि इनके द्वारा आप एसपी सर को ज्ञापन आपने कब दिया था? 15/3/2021 को। 15/3/2021 को। अभी फिर से वो मतलब इनको धमकी दिया जा रहा है कि तुम केस वापस लो, नहीं तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर दिया जाएगा और तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और ये लड़की मतलब मेरी पत्नी अब बहुत भयभीत है और इन्हें इलाज और काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इनकी शरीर मतलब बहुत जख्म है, अंदर से बहुत टूटी हुई हैं, मानसिक और शारीरिक बहुत प्रताड़ित हुई हैं ये। निश्चित रूप से मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह से निक्की ने मुझे बताया कि किस तरह से मारपीट की जाती थी मेरे साथ में, किस तरह से जो बलात्कार किया गया है और जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता हूँ। निश्चित रूप से इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट से ज़्यादा, शारीरिक ट्रीटमेंट से ज़्यादा मानसिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर समाज के कुछ लोग आके इनके साथ खड़े हो जाते हैं कि चलिए बेटी आपके साथ गलत हुआ तो हम आपके साथ हैं, आपको न्याय दिलाएंगे, तो शायद वो शारीरिक जो पीड़ा है उससे ज़्यादा जो मानसिक पीड़ा है उससे आज़ादी मिलेगी और कहीं ना कहीं ये भी न्याय के लिए फिर से खड़ी हो सकती हैं। तो उस व्यक्ति के द्वारा जब ये एसपी को ज्ञापन देते हैं, इसके बाद तो वो व्यक्ति लगातार इनको धमकियाँ दे रहा है कि अगर आपने वापस नहीं लिया केस तो आपको जान से मार देंगे, आपके साथ फिर वही करेंगे जो पहले किया है, आपका वीडियो वायरल करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं जो यहाँ के एसपी हैं प्रफुल्ल ठाकुर जी, उनसे आग्रह करता हूँ, उनसे उम्मीद करता हूँ इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखिए। कहीं ना कहीं जो न्याय व्यवस्था होती है, जिले की न्याय व्यवस्था एसपी के हाथ में होती है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे। चलिए, रोता है हमारा सिस्टम, रोता है हमारा समाज, क्योंकि यहाँ पे देखने वाले हैं,
यहाँ पे करने वाले नहीं हैं, यहाँ पे आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं हैं। ये बात मैं बिल्कुल डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर पर्सनल वार नहीं किया जाता तब तक अगला वो व्यक्ति आवाज़ नहीं उठाता है, वो सिर्फ देखता है। और हमारे देश की जनता एक मूक दर्शक से ज़्यादा कुछ नहीं है। इस बात को हम सब जानते हैं कि जब कोई विपत्ति हमारे ऊपर आएगी तो हम उस बात को बोलेंगे। अगर हमारे ऊपर विपत्ति नहीं आती है तो हम दूर से देख के, फेसबुक पे देख के और व्हाट्सएप पे देख के गुस्सा हम फेसबुक और व्हाट्सएप पे निकाल सकते हैं। सामने आके बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों को बची है। चलिए, अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसे आगे आता है, उसके साथ जो अन्याय हुआ है वो आता है, तो निश्चित रूप से हमें उनका सहयोग करना चाहिए। मैं उम्मीद भी करूँगा कि लोग इनके साथ आएँ, इनके साथ जुड़े और इनको न्याय दिलाने की कोशिश करें। चलिए, ऐसा करता हूँ, हमारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको लगता है कि ये सत्य है तो इनका साथ दीजिए, अगर लगता है आपको झूठ है तो आप मौन रहिए। कैमरामैन अखिल के साथ मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।